अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जेंगो में व्यूज़ बनाने होते हैं और टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने वीएस कोड में, जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर कर लूँगा। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने व्यूज़ किस तरह से बनाने होते हैं। जो व्यूज़ हैं जेंगो में, वो बेसिकली फंक्शंस होते हैं और वो यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। यूज़र जब भी किसी यूआरएल पे जाए, तो व्यू हैंडल करता है कि किस तरह से यूज़र को क्या सर्व करना है, या यूज़र ने अगर कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट की है, यूज़र कुछ डाटा हमें दे रहा है बैकएंड की तरफ, तो हमें देखना है कि बैकएंड में डाटा आ रहा है, क्या वो वैलिड है, या उसके साथ हमने डाटा के साथ क्या करना है। तो यहाँ पे व्यू हमारे पास जो है वो 3 स्टेप से बनता है। जो पहला स्टेप है, वो आपने व्यू बनाना है इटसेल्फ, जो कि एक फंक्शन हो सकता है या फिर एक क्लास हो सकती है। और इस कोर्स में हम दोनों को देखेंगे कि क्लास बेस्ड व्यूज किस तरह से यूज़ करने होते हैं और फंक्शन बेस्ड जो है किस तरह से यूज़ करने होते हैं। बट ज़्यादा मैं फोकस करूंगा फंक्शन बेस्ड व्यूज़ पे, क्योंकि जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हैं वो आपको ज़्यादा ग्रिप देते हैं आपके बैकएंड पे, और आप अपने लॉजिक को ज़्यादा अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड व्यूज़ में। जबकि जो क्लास बेस्ड व्यू होते हैं, वो उनका फ़ायदा ये है कि वो थोड़े छोटे होते हैं, क्योंकि आप ना असल में करते क्या है कि उसमें इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस की वजह से आपका कोड छोटा हो जाता है, लेकिन आपको उसमें डिसएडवांटेज ये मिलता है कि आप अपने लॉजिक को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपको फंक्शन बेस्ड व्यूज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ना कि क्लास बेस्ड व्यू। क्लास बेस्ड व्यू वैसे मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। तो एक तो आपने फंक्शन बना लिया, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने उस फंक्शन का टेम्पलेट बनाना है, कि वो टेम्पलेट कौन सा हो को वो फंक्शन यूज़ करता हो। ज़रूरी नहीं कि हर फंक्शन एक टेम्पलेट यूज़ करे, लेकिन ज़्यादातर फंक्शंस को एक टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। तो टेम्पलेट क्या होता है? एक HTML फाइल है बस। ठीक है, HTML फाइल बना दी। और उसके अलावा जो तीसरा स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है यूआरएल। यूआरएल को समझाने के लिए, यहाँ पे जब मैं लोकल होस्ट पोर्ट 8000 पे जा रहा हूँ, तो ये एक यूआरएल है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें ब्लैंक पाथ, ये जो स्लैश है ना, इसके बाद एक पाथ आता है। ठीक है, यहाँ पे करके। तो अगर कोई ब्लैंक पाथ पे जाए ना, तो भी जेंगो के सर्वर को, चूंकि कोई हमारी क्या कहते हैं ऐप अभी सिर्फ सेट हम लोगों ने की है, लेकिन कोई अपने व्यूज नहीं बनाए और कोई यूआरएल्स नहीं बनाए, तो ये हमें जेंगो का डिफॉल्ट पेज दिखाता है। तो हम जब इसको सेट कर देंगे प्रॉपरली, इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो जब हम ब्लैंक पाथ पे जाएंगे, तो ये हमें हमारा बनाया हुआ व्यू दिखाएगा, ना कि ये जेंगो का स्टार्टअप पेज। तो ये होते हैं यूआरएल्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आप अपने इस क्या कहते हैं फोल्डर में आ जाएं। यहाँ पे आप गौर से देखें कि आपके पास एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है और दो ऐप्स हैं। अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इसको क्या कहते हैं इसी तरह से आपको बनाना सिखाया हुआ है। अब एक एक करके आपने अपने ऐप के फोल्डर्स को ओपन करना है। मैं यहाँ पे ऑथ ऐप को ओपन करता हूँ और ब्लॉग ऐप को ओपन करता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें यूआरएल्स डॉट पाई आपके प्रोजेक्ट में है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आपके पास यूआरएल्स डॉट पाई है, लेकिन ऑथ ऐप में नहीं है, ब्लॉग ऐप में भी नहीं है। लेकिन व्यूज डॉट पाई आपके पास है। यहाँ पे व्यूज होते तो फंक्शन है और एक फाइल में होते हैं। ठीक है, तो वो फाइल तो आपके पास है, लेकिन यूआरएल्स जो है वो आपके पास सिर्फ प्रोजेक्ट में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी दोनों ऐप्स को यूआरएल्स की एक फाइल दे देंगे। ठीक है, जिसमें होगा क्या कि यूआरएल पैटर्न्स पड़े होंगे किनके, इनके रिस्पेक्टिव व्यूज के। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आपको ओवरवेलमिंग लग सकता है कि मैंने ये क्या कह दिया, लेकिन जब हम कोड करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल आपको लगेगा। बेसिकली हमने करना क्या है कि एक तो हमारे पास यूआरएल यहाँ पे है ना, ये वाली यूआरएल फाइल। अब हमने इसको बताना है कि तुमने फंक्शन जो है वो इसके रन करने हैं, ब्लॉग ऑथ ऐप के या ब्लॉग ऐप के, डिपेंडिंग के यूजर कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो ऑथेंटिकेशन वाली साइड पे जा रहा है, तो ऑथेंटिकेशन के जो है ना वो व्यूज रन होने चाहिए, और अगर ब्लॉग की तरफ जा रहा है तो ब्लॉग के व्यूज रन होने चाहिए। लेकिन उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली इसको कहेंगे वो वाला व्यू चला दो, नहीं, वो तो मसला करेगा ये। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि इधर यूआरएल की एक फाइल बना देते हैं, उसमें यूआरएल पैटर्न्स डिफाइन होते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉग की तरफ जाएगा, तो ब्लॉग के यूआरएल्स चलेंगे, और ब्लॉग के यूआरएल से ब्लॉग के व्यू चलेंगे। ठीक है, और जब कोई ऑथ पे जाएगा, तो ऑथ के यूआरएल्स चलेंगे और ऑथ के यूआरएल से ऑथ के व्यूज चलेंगे। जब कोड करेंगे तो ये चीज़ जो आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ कि
ब्लॉग ऐप, इसको मैंने सेलेक्ट किया और न्यू फाइल, इसका नाम रखूंगा urls.py। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं ब्लॉग ऐप को बंद कर दूंगा, ब्लॉग और ऐप पे आ जाऊंगा, इसको भी सिलेक्ट किया और urls.py। बस ये इतना हमने काम कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उस इसमें कुछ इंपोर्ट्स करनी है। आप अपने प्रोजेक्ट की यूआरएल फाइल देखें, यहाँ पे बस खुली हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि एक इंपोर्ट आपके पास फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल्स इम्पोर्ट पाथ। ठीक है, एक आपके पास पाथ है, एक आपके पास यूआरएल पैटर्न है। ठीक है, यूआरएल पैटर्न में इसने कहा हुआ है एडमिन। अगर मैं आपको दिखाऊं /एडमिन पे, अभी देखें इसने मुझे लॉगिन के लिए भेज दिया। इसने एडमिन का एक व्यू चलाया है। ठीक है, अब देखिए एडमिन डॉट साइट डॉट यू आर एल, यानी हुआ क्या बेसिकली, ये एडमिन, मैंने इसको कहा कि मुझे एडमिन पे जाना है। ठीक है, इसने देखा कि क्या मेरे पास यूआरएल पैटर्न्स में एडमिन है, वो यहाँ पे आया, उसने देखा हाँ एडमिन है। ठीक है, उसने कहा अब आगे एडमिन तक पहुंच गया, अब आगे क्या करूँ। उसने कहा एडमिन में जाओ, ये देखो एडमिन ऊपर इंपोर्ट हुआ है। यहाँ पे साइट साइट वाली फाइल के अंदर जाओ, साइट के अंदर एक और फाइल है urls.py। अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, तो ये आपके इधर होते हैं, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो ना अगर आपने बनाया हुआ है तो आपको ये जो है इस तरह मिल जाएगा। लाइब्रेरीज, उसके बाद जेंगो, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रिब और फिर एडमिन। ठीक है, कॉन्ट्रिब, एडमिन, तो बेसिकली यहाँ पे इस साइट्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, साइट डॉट यूआरएल्स, यूआरएल्स इस साइट के अंदर है। अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं साइट डॉट पाई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूआरएल होगा, ये यूआरएल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो हम भी इसको इस तरह से बता देते हैं कि अगर कोई खाली पाथ लेके आए, ठीक है, खाली पाथ बिल्कुल ब्लैंक, तो उसको क्या करना, उसके लिए आप चले जाओ यहाँ पे अपनी ब्लॉग ऐप में। ठीक है, कोई खाली पाथ लेके आ रहे हो उसको ब्लॉग ऐप पे भेज दो। मैं अभी ज़रा फोल्डर्स बंद कर दूँ ताकि एक्सप्लोरर मुझे क्लीन नजर आए। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको कहूँगा कि इंक्लूड करो, लेकिन इंक्लूड को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम जेंगो डॉट यू आर एल्स इम्पोर्ट इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड का क्या मतलब होता है, इंक्लूड करना मतलब किसी चीज़ को शामिल करना। तो यहाँ पे मैं इसे कह दूंगा इंक्लूड, और इसको कह दूंगा ब्लॉग ऐप, जो फोल्डर का नाम है। ठीक है, ब्लॉग ऐप डॉट यू आर एल्स। लेकिन अभी ये शायद एरर दे दे। हाँ, इसने एरर दिया, यहाँ पे इसने एरर, पहले भी एक एरर जनरेट हो रहा था लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई 404 का था। बट अभी जो एरर दिया है वो क्या है कि इसने कहा कि जो हमारे पास ब्लॉग ऐप डॉट यू आर एल है उसमें बेसिकली कोई यू आर एल पैटर्न है नहीं। अगर यहाँ पे आपको ब्लॉग ऐप के यू आर एल्स दिखाऊँ तो उसमें कोई यू आर एल पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, ये जो हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है यहाँ पे तो प्रॉपर एक यूआरएल पैटर्न बना हुआ है ना, कि अगर कोई एडमिन पे आए तो उसको एडमिन फोल्डर के अंदर मौजूद साइट वाली फाइल के अंदर लेके जाओ और साइट वाली फाइल के अंदर यूआरएल वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली फाइल है। तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्रिएटेड मैनुअली, क्योंकि ये हमने खुद बनाई है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी फाइल्स खुद बनाई है और कौन सी फाइल्स हमें बिल्ट इन जेंगो में मिलती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक इम्पोर्ट लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम जेंगो, जेंगो के फोल्डर के अंदर जाओ और वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्योंकि चल रहा है तो वो जेंगो के फोल्डर के अंदर जाएगा, जेंगो डॉट यू आर एल्स, फिर यू आर एल्स वाले फोल्डर में जाएगा और वहाँ से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ एक फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम है पाथ। ठीक है, मैंने पाथ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यू आर एल पैटर्न्स लिखूंगा, पैटर्न्स, तो ये स्निपेट आ जाएगा आपके पास। अगर आपने वो एक्सटेंशंस की हुई है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने वो एक्सटेंशन जो है सेटअप कर लेनी है अपनी वीएस कोड में, तो आपको ये स्निपेट मिल जाएगा। जब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पाथ और यहाँ पे ब्लैंक पाथ, कोई ब्लैंक पाथ लेके आ रहा है तो उसको हमने कहाँ भेजना है, उसको हमने व्यूज़ में भेजना है। ठीक है, लेकिन व्यूज़ में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, व्यूज़ देखें यहाँ पे खाली है। ब्लॉग ऐप की मैं बात करूँ, ऑथ में भी खाली ही होगा व्यूज़, क्योंकि हमने अभी कोई व्यू बनाया नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक व्यू बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक व्यू बनाता हूँ डेफ होम के नाम से। अच्छा, जो भी आपका फंक्शन होता है वो एक रिक्वेस्ट लेता है। ठीक है, जो जेंगो का एक फंक्शन है वो एक रिक्वेस्ट लेता है, और रिक्वेस्ट वो क्यों लेता है इसको अभी इन डेप्थ हम समझेंगे कि ये रिक्वेस्ट ये क्या क्या अपने साथ लेके आ रही होती है, हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको जो है क्या कहते हैं यूज़र के डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के बारे में काफ़ी हम लोग भी बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें कि रिक्वेस्ट जो है वो यूज़ होना ही होना है। हर फंक्शन
जो क्या कहते हैं व्यू है उसने रिक्वेस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रिटर्न रेंडर। ठीक है, रेंडर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, जेंगो फोल्डर में शॉर्टकट्स वाली फाइल में से रेंडर फंक्शन को इसने इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप क्यूरियस हैं कि ये इंपोर्ट्स कैसे होती हैं तो मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है और किस तरह से इंपोर्ट्स हो रही हैं। तो यहाँ पे रेंडर एक चूंकि एक फंक्शन है तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता है। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट इसका क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये VS कोड बताता जा रहा है। रिक्वेस्ट एक मिनट चला गया है, ये दोबारा से इसको लेके आता हूँ। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट लेता है, उसके बाद टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट हमारा क्या होता है, एक HTML फाइल है। उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर, एक डिक्शनरी। कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर बेसिकली क्या होता है कि हमने कुछ डाटा फ्रंट एंड पे भेजना है। अभी आपको ये ओवरवेलमिंग लग रहा होगा थोड़ा सा कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ये इजी चीज़ें हैं। ठीक है, जब हम डाटा भेजेंगे अभी टेम्पलेट में तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट लेगा, एक टेम्पलेट नेम लेगा, उसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर, और अगर आपको कुछ ऑप्शनल चीज़ें इसमें चाहिए तो यहाँ पे कंटेंट टाइप वगैरह और स्टेटस वगैरह आप इसमें लिख सकते हैं। बट अभी मैं इसको कहूँगा रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेम्पलेट नेम। टेम्पलेट नेम एक स्ट्रिंग में आपने लिखना है, और टेम्पलेट नेम आपने किस तरह से लिखना है मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉग ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट HTML कॉमा, और उसके बाद आपका ये कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से इतना इसको खोल के लिखें, मैं इसको ना अपनी आसानी के लिए इतना वर्टिकल लिखता हूँ। बट अगर आप चाहें आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, पूरी एक लाइन आप बना सकते हैं, बट मैं इसको ज़रा अपनी आसानी के लिए ना इस तरह खोल लेता हूँ ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे अब आप देखें कि रिक्वेस्ट तो आपको पता चल गया कि रिक्वेस्ट एक पैरामीटर है जो यहाँ से पास हो रहा है। ये ब्लॉग ऐप इंडेक्स डॉट HTML ये क्या है? ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये इसको कह रहा है कि ये जो आपका फोल्डर है ना ब्लॉग ऐप का, इसमें कोई टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, अब वो हमें बताने की जरूरत नहीं कि टेम्पलेट्स का फोल्डर होगा, ये खुद ही पता चला लेता है, इसको पता चल जाता है कि टेम्पलेट्स का फोल्डर होगा, अभी नहीं है। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो इसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कह रहा है कि टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक ब्लॉग ऐप का फोल्डर होगा, उसके अंदर इंडेक्स डॉट HTML है, तुमने उसको एज अ टेम्पलेट यूज करना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पे ब्लॉग ऐप को सिलेक्ट करके न्यू फोल्डर में टेम्पलेट्स बना देता हूँ, टेम्पलेट्स, और यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा ब्लॉग ऐप। ठीक है, ब्लॉग ऐप, और ये आपने करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स के अंदर आपने ब्लॉग ऐप का फोल्डर बनाना है। आप खाली टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये होता है कि जब आपकी मल्टीपल ऐप्स हो जाए ना तो वहां पे आगे ये अड़ना शुरू कर देता है कि मैंने किस टेम्पलेट को रन करना है। तो इससे बचने के लिए आपने ये चीज करनी है, क्योंकि अभी जब हम क्या कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स लेवल पे देखेंगे, अभी ये बिल्कुल आपको बेसिक लेवल पे चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे एप्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम आपस में जो है एक ऐप दूसरी ऐप के कुछ फाइल्स को यूज कर रही होगी। ठीक है, इस तरह ऐप्स आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं, तो उसमें ये चीज़ काम आती है। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग ऐप बना लिया, यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट HTML। ये ध्यान रहे कि आपने ब्लॉग ऐप के अंदर बनाना है इंडेक्स डॉट HTML, ये नहीं कि टेम्पलेट्स में आप बना दें। ठीक है, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, ब्लॉग ऐप के अंदर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर ब्लॉग ऐप एक और फोल्डर, और उस ब्लॉग ऐप वाले फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है जी, ये इंडेक्स डॉट HTML आ गई। यहाँ पे मैं एमिट को यूज करके एक बॉयलर प्लेट HTML जनरेट कर लूंगा। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं जेंगो ब्लॉग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे बॉडी में मैं सिर्फ एक H1 लिख दूंगा और हेलो वर्ल्ड। अभी के लिए हेलो वर्ल्ड रहने देते हैं, बट इसको हम प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, इसको बूटस्ट्रैप से भी डिजाइन करेंगे और इसको देखेंगे किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं वापस आऊंगा और मैं कुछ फाइल्स को सेव करूंगा। मैंने अभी कुछ फाइल्स सेव नहीं की हुई, तो सबसे पहले तो मैं व्यूज डॉट पाई में आ जाता हूँ, बल्कि व्यूज में सेव हुई हुई है फाइल। हाँ, व्यू में सेव हुई हुई है, URLs में शायद सेव नहीं हुई हुई। हाँ, यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या किया, किया ये क्या, व्यू बना दिया। ठीक है, व्यू बन गया, टेम्पलेट भी बन गया। अब URL बनाना है। URL बनाने के लिए मैं कहूँगा कि कोई भी अगर खाली पाथ पे आ रहे हैं ना तो क्या करो कि ये जो व्यू है ना, व्यूज डॉट पाई फाइल, इसमें जाओ। यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा फ्रॉम डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, ये ब्लॉग ऐप। ठीक है, ये वाला फोल्डर, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने डॉट लिखा ना, यहाँ पे देखें काफी सारी फाइल्स आ गई, URLs ऐप, एडमिन माइग्रेशन, और ये सारी इसमें हैं। आप देखें कि इसमें है, इसमें ये टेस्ट भी है, इसमें टेम्पलेट्स भी है,
तो मैं इसको सिंपली कहूँगा फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़। ठीक है, व्यूज़ को इम्पोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यूज़ डॉट होम। ये देखें यहाँ पे मुझे एक सजेशन दे रहा है होम। होम बेसिकली क्या है, होम हमारा एक फंक्शन है व्यू में, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे सजेस्ट किया होम, तो यहाँ पे मैंने इसको होम लिख दिया कि अगर कोई ब्लैंक पाथ लेके आ रहा है तो व्यूज़ वाली फाइल में जाओ, तो उसका होम फंक्शन चला दो। और होम फंक्शन क्या करेगा वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ। नेम वैसे ऑप्शनल होता है बट लिख देना चाहिए, क्योंकि ये आपको टेम्पलेटिंग में थोड़ा सा हेल्प आउट करता है। टेम्पलेटिंग में देखेंगे किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है इसका URL4 यूज़ करते हैं जेंगो का। बट अभी के लिए नेम का आपने बस यही रखना है कि नेम जो है आप फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं या URL रीडायरेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम में मैं लिख देता हूँ ब्लॉग होम पेज। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने होम को भी सेव कर दिया जो हमारी व्यू वाली फाइल थी, और यहाँ पे मैंने URLs को भी सेव कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि ये जो है ब्लैंक पाथ, हाँ ये जो ब्लैंक पाथ है इसको अभी आपने ब्लैंक ही छोड़ देना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अच्छा, आपने यहाँ से भी ना ब्लैंक को हटा देना है। ठीक है, यहाँ से भी ब्लैंक को आपने हटा देना है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चल भी रहा है कि नहीं। जैसे चलता है मैं आपको समझाता हूँ कि ये करेगा क्या। लोकल होस्ट 8000 पे गए, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अब इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है बैकएंड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी मैं लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश के बाद स्लैश जो है ब्राउजर ऑलरेडी लगा देता है। ठीक है, ये स्लैश ऑलरेडी लगी होती है, और यहाँ पे आगे ब्लैंक। ठीक है, मैं ब्लैंक पाथ पे जा रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट के पास। प्रोजेक्ट के पास जब आती है तो प्रोजेक्ट से ट्रांसफर करता है यूआरएल्स के पास। ठीक है, यूआरएल्स देखते हैं कि क्या कोई ऐसा यूआरएल पैटर्न है जो ब्लैंक पाथ के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे देखते हैं पाथ ब्लैंक, फिर ये देखते हैं इंक्लूड ब्लॉग ऐप डॉट यूआरएल, यानी यहाँ से आगे उसने ब्लॉग ऐप वाले फोल्डर में जाना है और यूआरएल्स की फाइल में जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है बट इसको आपने थोड़ा समझना है कि रिक्वेस्ट किस तरह आई। प्रोजेक्ट के पास आई, प्रोजेक्ट की यूआरएल्स फाइल में आई। यहाँ पे उसने देखा ठीक है ब्लैंक पाथ एक है, तो उसने कहा कि इंक्लूड ब्लॉग ऐप डॉट यूआरएल्स, यानी ब्लॉग ऐप में चले जाओ और उसकी यूआरएल फाइल से पूछो कि आगे क्या करना है। वो कहेगा ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग ऐप में। ब्लॉग ऐप में आया, यहाँ पे उसको मिली यूआरएल फाइल। ठीक है, अब वो देखेगा कि यहाँ पे कोई ब्लैंक पाथ है, हाँ यहाँ पे है ब्लैंक पाथ। अब यहाँ पे देखेगा आगे क्या करना है। आगे लिखा हुआ है कि व्यू में जाओ, व्यू वाली फाइल में जाओ, उसके अंदर एक होम फंक्शन है जिसको तुमने चला देना है। ठीक है, तो ये उसी तरह करेगा। ये जाएगा यहाँ पे यूआरएल्स में, यूआरएल्स में जाके जब देखेगा ना कि यहाँ पे व्यू लिखा हुआ है, आगे होम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके होम वाले फंक्शन को इन्वोक करेगा। होम क्या कर रहा है, एक रेंडर भेज रहा है। ठीक है, रेंडर रिक्वेस्ट को रेंडर करे जो कि एज एन आर्ग्यूमेंट वो ले रहा है, और जो टेम्पलेट वो यूज़ कर रहा है वो index.html है। ठीक है, अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर पे आ जाते हैं। इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी कि किस तरह से ये सारी रिक्वेस्ट हैंडल हो रही है। अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर पे कि ये क्या है यार, ये हमने जो है इसमें बना तो दिया है लेकिन इसका यूज़ कहाँ हो रहा है। देखिए, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाऊँ, जैसे मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना दी इसमें, और यहाँ पे मैं उस स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो क्या कहते हैं, जो डिक्शनरी है ना पाइथन की, वो बिल्कुल जेसन की तरह होती है। यहाँ पे आपके पास एक की होती है, आगे उसका पेयर होता है, यानी उसकी वैल्यू होती है। तो की वैल्यू पेयर्स के तौर पे आप इस डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा स्ट्रिंग, यानी ये वो नाम है जो मैं अपने फ्रंट एंड में यूज़ करूंगा, और बैक एंड में उसकी वैल्यू मैंने हेलो वर्ल्ड रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे index.html में जाता हूँ। यहाँ पे जहाँ मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, यहाँ पे मैं उस वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये डबल करली ब्रेसेस, ठीक है, ये जिंजा का सिंटेक्स है। फ्रंट एंड के लिए ये यूज़ होता है। अगर बैक एंड से कोई डाटा आ रहा है तो हमने फ्रंट एंड पे उसको किस तरह से शो करना है, ये उस लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है इसका आप कलर देखेंगे, कलर किससे मैच कर रहा है। यहाँ पे व्यूज़ में वापस आया तो ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। तो जब भी ये पेज रेंडर होगा ना,
ये करेगा क्या कि जैसे देखा ना स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग डबल करली ब्रेसेस में है, तो वो यहाँ बैकएंड में वापस आएगा, वो होम के पास आएगा और उससे पूछेगा कि स्ट्रिंग की कोई वैल्यू है। होम के कहाँ है वैल्यू, उसकी वैल्यू है ये स्ट्रिंग वेरिएबल, ये देखो ऊपर लिखा हुआ वेरिएबल स्ट्रिंग लिटरल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे देखेगा हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो हेलो वर्ल्ड को वहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको अब इसे रीलोड करके दिखाऊं तो भी हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो उसमें भी चेंज आएगा, हेलो वर्ल्ड अगेन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चेंज रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स को अपने बैक एंड से फ्रंट एंड में भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर। ये काम होता है कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर का। तो इस तरह से आपने जो है अपने टेम्पलेट्स बनाने होते हैं और व्यूज़ बनाने होते हैं। अभी तो हमने बिल्कुल इसको बेसिक लेवल पे देखा है कि ये बिल्कुल एक बेसिक सा पेज है, मतलब आप इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत हमने अच्छी सी वेबसाइट बना दी, तो बिल्कुल एक बेसिक सा पेज बनाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही कि आपको ये समझ आ जाए कि ये चल कैसे रहा है। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ये रिक्वेस्ट किस तरह जनरेट होती है। जब भी कोई लोकल होस्ट 8000 पे जा रहा है, वो ब्लैंक पाथ लेके जा रहा है, रिक्वेस्ट जनरेट हुई, वो आया हमारे प्रोजेक्ट के पास, प्रोजेक्ट के पास आने के बाद प्रोजेक्ट ने कहा यूआरएल्स में जाओ, यूआरएल्स में जाने के बाद उसने देखा कि ब्लैंक पाथ कहाँ है, ये ब्लैंक पाथ है। अच्छा, अब आगे उसको कहा जा रहा है कि इंक्लूड करो ब्लॉग ऐप के यूआरएल्स को, वो जाएगा ब्लॉग ऐप में, ब्लॉग ऐप में जाने के बाद वो जाएगा यूआरएल्स वाली फाइल में, यहाँ पे देखेगा कि ब्लैंक पाथ है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे ब्लैंक पाथ है। तो यहाँ पे उसे कहा जा रहा है कि व्यूज़ में जाओ और होम फंक्शन को इन्वोक कर दो। तो वो इसी तरह करेगा, व्यूज़ में जाएगा, होम का जो फंक्शन है उसे चला देगा। होम बेसिकली क्या कर रहा है, एक रेंडर भेज रहा है रिक्वेस्ट का, और एक टेम्पलेट है HTML का जिसको वो शो कर रहा है, और एक वेरिएबल है स्ट्रिंग जिसे वो अपने फ्रंट एंड पे शो कर रहा है। और इस तरह से ये जो टेम्पलेट है ये हमें यहाँ पे रेंडर होके मिल रहा है हमारी ब्लॉग ऐप से। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।